मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। चुनाव संपन्न हो गया है, रिजल्ट्स आ गए हैं। दो बातें तो क्लियर हो रही हैं, जैसा कि आज तक के इंफॉर्मेशन के लिहाज से कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और कामेश्वर चौपाल जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये खबर आ रही है और बहुत हद तक इस खबर में सच्चाई है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ जो बेसिक बातें हैं मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि भारत सरकार ने जो ये एक तरह के ऑनलाइन चैनल्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपने जो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ला दिया है, कि मतलब उसके अंडर में काम हो। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि वो भी पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होगा, यानी पूंजी की जो चीजें हैं वो सरकार के कंट्रोल से बाहर जा रही है, जैसे रेलवे और एयरपोर्ट। और जो खबर है वो सरकार के अंडर में आ रही है। एक तरह का ये बिल ठीक बिहार इलेक्शन के संपन्न होने के दूसरे दिन संसद में पास हो गया, ये एक अपनी जगह है। अब हम आते हैं कुछ जो ऐसी चीजें कि क्यों ऐसा हुआ कि जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा था कि वो पार्टी जरूर जीतेगी या वो गठबंधन जरूर जीतेगा, जिस पार्टी का नाम आरजेडी है और जिस गठबंधन का नाम महागठबंधन है। नतीजे उससे थोड़ा सा इतर आए, जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी ही उभरी है। वो 77 सीट्स जीत कर आई है, लेकिन सरकार बनाने में वो उस तरह से जहां तक संख्या का मतलब है, जहां तक संख्या बल का मतलब है, उस मामले में वो पिछड़ गई और नीतीश जी फिर से यानी एनडीए सरकार जो है वो सरकार बनाती आ रही है, नजर आ रही है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी को नैतिकता दिखानी चाहिए, नैतिकता पर बड़ा जोर दिया था उन्होंने, कहा कि नैतिकता दिखाते हुए चूंकि उनके नंबर ऑफ सीट सबसे कम है तो उनको मुख्यमंत्री पद पर नहीं जाना चाहिए। ये एक अपने आप में एक बात हो रही है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और कुछ गैर जरूरी बातें जो वो ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि उन्होंने कहा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तरह से इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इल्जाम लगाया तेजस्वी ने कहा कि मैंडेट हमारे साथ, यानी कि जनादेश हमारे साथ था और जो नतीजे आए हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ने बना दिए हैं। क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन वो एक अलग विषय है, वो जांच का विषय है, उस पर बातें चल रही हैं और वो एक अलग विषय। लेकिन रिजल्ट जो है वो ये है कि महागठबंधन सरकार बनाने के स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। आगे क्या हो जाए स्थिति कुछ पता नहीं है। फिर नीतीश जी का ये बयान अपने, जब वो विधायकों से मिले अपने जेडीयू के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा पत्रकारों से बात करते हुए कि मैंने कब दावा किया है, सारा बिहार यानी कि जो एनडीए और आप जो इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपका दावा नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। आप जो अपने काम अच्छे गिना रहे थे तो वो सिर्फ आपके काम आप नहीं गिना रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारे। और इस मामले में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने फिलहाल ये कह दिया है, और उधर से कुछ जो राजनीतिक पंडित लोग हैं उनका ये भी कहना है कि हो सकता है मध्य विधि चुनाव भी हो जाए, लेकिन ये सारी बातें हो सकते हैं, होने वाली हैं या होंगी, इन पर पूरी तरह से मुनहसर है। हमें जो देखना है वो ये कि अभी का जो सॉलिड फैक्ट है वो क्या है। सॉलिड फैक्ट ये है कि एनडीए जो गठबंधन है उसके पास बहुमत है और वो सरकार बनाने की स्थिति में कब बनाती है, कैसे बनाती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या संरचना होती है। लेकिन दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही होंगे और कामेश्वर चौपाल जो है। कामेश्वर चौपाल के बारे में आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, सब लोग इससे उतना वाकिफ नहीं होंगे, इसलिए मैं बता दूं। ये कहीं ना कहीं राम मंदिर आंदोलन से फेमस हुए थे, एक दलित के तौर पर, एक दलित चेहरा के तौर पर। अगर आप देखें तो रामविलास पासवान के जाने के बाद बीजेपी एक तरह से इनको प्रोजेक्ट कर रही है कि एक दलित चेहरा के रूप में उभर आए, इनको डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। ये वो हैं जिन्होंने पहली बार राम मंदिर का जो शिलान्यास था तो उसका जो पहला पत्थर एक दलित से रखाया गया था वो यही थे। इस पर इनका कहना है कि मुझे ये तो पता था कि दलित से रखवाने की बात है, लेकिन वो मैं ही बन जाऊंगा ये मुझे नहीं पता था। ये वही कामेश्वर चौपाल हैं। कई बार वो इलेक्शन, इवन के जो सबसे लेटेस्ट इलेक्शन उन्होंने लड़ा था वो रंजीता रंजन के खिलाफ लड़ा था अपने जिले सुपौल से, और वो हार गए थे वहां से। तो इस तरह की चीजें हैं जो होती रही हैं। तो कामेश्वर चौपाल का नाम बहुत इसलिए मैंने आपको बता दिया, मुझे लगा कि कुछ बेसिक चीजें उनके बारे में जाननी चाहिए। और जहां तक मुझे याद है, मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है कि वो शायद 1956 में उनकी पैदाइश है, 24 अप्रैल को। वो डेट जो है वो देखने की बात है, लेकिन 1956 में ही उनकी पैदाइश थी। तो वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका एक राम मंदिर आंदोलन में एक पुराना इतिहास रहा है। वो विहिप के थे, विश्व हिंदू परिषद से वो वहां गए हैं बीजेपी में, तो उनका एक इतिहास रहा है, वो इस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। तो ये बातें उनके बारे में हो गई। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार के लिए जो फैक्टर जिस वजह से भी नीतीश कुमार को कम ही सीट, लेकिन सीट्स तो आई है, उसमें वुमेन फैक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि कहीं ना कहीं
औरतें जो थीं वो नीतीश कुमार से, कुछ मामलों में महिलाएं जो थीं वो सेटिस्फाइड थीं। खासकर जो शराब का मामला था, लड़कियों को साइकिल देने का मामला था, और थोड़ा सा जो ये दिमाग में था, ये सच्चाई भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, प्रशासन के मामले में बिहार सरकार चुस्त दुरुस्त थी, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों औरतों पर पड़ता है। तो उस मामले में उन्होंने नीतीश कुमार को जरूर सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी का क्या फैक्टर रहा, कमाल की बात है। माइग्रेंट वर्कर्स का जो नुकसान हुआ है, मतलब जो तकलीफें हुई हैं, उसका खामियाजा नीतीश को भरना पड़ा है। जबकि ये ऑर्डर किसके थे, लॉकडाउन किसने लगाए थे, केंद्र सरकार ने लगाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में वो जरा भी उनसे नाराज, जब वो लोग बिहार आए, उत्तर प्रदेश पहुंचे, तो वो जो अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना गुस्सा जो दिखा रहे थे, वो वहां वो मुख्यमंत्रियों से दिखा रहे थे, खासकर बिहार में नीतीश कुमार से दिखा रहे थे, जैसा लग रहा है नीतीश कुमार ने ये काम किया था। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार का भी बिहेवियर बहुत इनसेंसिटिव था। जिस तरह से मजदूरों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था अपने, एक तो ये माइग्रेंट शब्द ही एक तरह का ऐसा है जिससे लगता है कि वो कोई गैर है, लेकिन वो यहीं के मजदूर हैं, हमें ये समझना चाहिए, जो वहां जाकर उन शहरों की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्थाओं और अपनी वहां से लाते हैं कुछ पैसे को, जिससे उस तरह से देश चलता है और अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। तो हमें समझना होगा कि क्या स्थितियां हैं। तो नीतीश के साथ, नीतीश के खिलाफ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। और मैं आपको बोलूं कि नरेंद्र मोदी, कमाल मैं आपको एक बात का बताता हूं, सीमांचल जिसको माना जाता है कि वो महागठबंधन का गढ़ है, वहां सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को हो गया। उसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। एक तो खुद ओवैसी का फैक्टर है। ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स 20 सीट पे खड़े किए थे, जिसमें 5 तो वो लगातार जीत गए, और उनका अधिकार है, इससे कोई दो राय नहीं है। वो जितने सीट पर चाहे खड़े करें, 243 पे खड़ा कर दें। इससे जब कांग्रेस कहती है उनको कि वो जो है उनको नहीं खड़ा करना चाहिए था, तो ये आप कहीं ना कहीं अपना फेलियर दिखा रहे हैं। और जब अपने आप को डिफेंड करने में वो कहती है कि टफ सीट से हम लड़ रहे थे इसीलिए हमें कम से नहीं, 70 में आपको 19 आया, सारे के सारे टफ सीट्स होते हैं इलेक्शन में। आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, एक पार्टी के तौर पर, और सबसे बड़ी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, और हो ना हो एक आप ही विपक्ष के मामले में उस तरह से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, और ये बहुत ही आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कांग्रेस की तरफ से। खैर, ये बातें रही। नरेंद्र मोदी के जो फैक्टर रहे वो एक माइग्रेंट फैक्टर्स थे, जो उन पर जिसका नुकसान नहीं हुआ। सीमांचल में जाकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जंगल राज के युवराज जो हैं ये राष्ट्रवादी नहीं हैं, और ये राम मंदिर के मामले को उठा दिया वहां ले जाकर, और कहा कि ये जय वंदे मातरम और इन तरह की बहुत सारी चीजों से नरेंद्र मोदी ने ऐसा जोड़ दिया उसको कि वहां इसका जाकर लोगों को लग रहा था कि क्या फर्क पड़ता, लेकिन उन रैलियों का, उन स्टेटमेंट्स का बहुत फर्क पड़ता है, और वो फर्क जमीन पर दिखा, वोट्स में दिखा, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो गया। तो एक तरफ खासकर जब आप देखेंगे कि कई बार अगड़ी जातियों का तो पूरा जबरदस्त जो थोड़ा बहुत उधर जा भी रहे थे, इन रैलियों ने उसको खत्म कर दिया, और अगड़ी जाति पूरी तरह से लगभग टूट कर उसने वोट डाला है। 52% के आसपास वोट सिर्फ ब्राह्मणों ने डाला है एनडीए को, उसी तरह 58% के आसपास राजपूतों ने डाला है। तो इस तरह की बातें हैं जिस तरह से वोटिंग हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं, ओवैसी ने कहा कि मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूं, ममता बनर्जी और लेफ्ट के वहां कान खड़े हो गए। लेकिन आपको मैं लेफ्ट के बारे में एक बात बताऊं, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा सुखद ये है, इसलिए नहीं कि मैं कोई समाजवादी हूं या कम्युनिस्ट हूं, इसलिए कि वो एक ऐसी विचारधारा है जो कहीं ना कहीं सरकार पर चेक एंड बैलेंस रखती है, और सरकारों से सवाल पूछा करती है सदनों में और घरों में और हाउसों में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी ये पॉलिसी क्या है। इसका सबसे अच्छा जो एक जबरदस्त आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे, कांग्रेस भी मौजूद थी, कांग्रेस के लीडर्स अखिलेश सिंह थे मौजूद, और सीपीआईएमएल और सीपीआई यानी कि पूरा वाम मोर्चा में से भी लोग मौजूद थे जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तेजस्वी की। तो मैं आपको ये सब रीजन, तो वेस्ट बंगाल में वो इस बार कांटे की भिड़ंत होने वाली है, वहां जबरदस्त लेफ्ट और ममता बनर्जी तो हैं ही, भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत, जो कि वेस्ट बंगाल में उस तरह से मजबूत नहीं दिखाई देती थी, लेकिन लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें बीजेपी का जो प्रेजेंस आया है वो दिखाता है कि वो बहुत, और बीजेपी अपने मिशन में लग गई है, जो इलेक्शन फाइटिंग मिशन है उसकी, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं बात करूं कि अब इसका क्या होगा, तो अगर मैं अभी तक के हिसाब से आपको विश्लेषण करके बताऊं, या जहां तक मुझे खबर मिली है, जहां तक मैं जानता हूं, उस लिहाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, और कामेश्वर चौपाल जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये स्थितियां हैं अभी, लेकिन आगे चलकर क्या हो जाए, आपको दीपावली और छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।